नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञा जी की लिखी कहानी गृह त्याग। कितने भोले थे हम जो सच्चे दिल से इस शिक्षा को अपनाकर संतुष्ट हो गए, कहकर बूढ़े ने एक बहुत लंबी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। खड़े होकर एक बार उसने अपने चारों ओर देखा, फिर धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर चौखट पर बैठ गया और घुटने पर ठोड़ी टेक कर धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगा। खिड़की के बाहर कोई बहुत सुंदर दृश्य हो, यह बात नहीं थी। वह घर जिसकी कोठरी में वृद्ध बैठा था मद्रास नगर की एक बहुत छोटी, बहुत गंदी गली में था और उस कोठरी तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं आ पाता था। उस खिड़की के बाहर का दृश्य एक तंग गली जिसके दोनों ओर नालियां बह रही थी, जिसमें छोटे छोटे शामकाई बच्चे खेल रहे थे। इसमें ऊपर तक पकौड़ी की दुकान थी, जिसमें एक तेल के कड़ाहे के पास बैठी एक बुढ़िया धीरे धीरे कुछ गा रही थी। कभी कभी वे रुककर कीस से लथपथ लड़कों को धमकी देती थी, जिससे वे दूर भाग जाते थे और फिर नाली की कीच में कूद पड़ते थे। बूढ़ा इसी दृश्य को देख रहा था या इसी दृश्य में किसी सुदूर प्रदेश की कल्पना किए बैठा था और वह धीरे धीरे गुनगुनाता जाता, मानो तेल से उठते हुए धुएं से बातचीत कर रहा हो। कमरे में वृद्ध अकेला ही था, बहुत अकेला, इतना अधिक अकेला कि उसे अपने वहां होने का भी ज्ञान नहीं था। उसके मुख से शब्द बिना आयास के या नियंत्रण के निकलते जान पड़ते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वयं उन्हें सुन नहीं रहा, ना समझ ही रहा है। कितने भोले थे हम इतने बड़े जीवन में इतनी बात भी नहीं जान पाए कि स्वत्व क्या है। हमारे लिए वे सिद्धांतिक चीज थी, हम उसकी परिभाषा कर सकते थे, किंतु हमने उसका उपभोग कभी नहीं किया, न हमें उसकी कुछ अनुभूति दी है। कारखाने के निर्दयी कार्यक्रम से समय बचाकर हमने किताब मांग मांग कर पढ़ना शुरू किया, तो क्या पढ़ें? वही हृदय को जलाने वाली शिक्षा, जिसके सिद्धांत बचपन से ही हमारे वक्षस्थल पर अमित अक्षरों में खुद गए थे। हम जो जन्म के समय से वंचित, छलित, विवस्त्र, विवृत और विदग्ध थे, पढ़ लिख कर भी यही सीखे कि संपत्तिहीन होकर भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारों से हम वंचित रह गए वे व्यक्तिगत होने ही नहीं चाहिए, वे समाज में ही अभिहित होने चाहिए। अभी तक हम बाध्य होकर निर्धन और वंचित थे, अब हमें शिक्षा मिली कि इस दशा में रहना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। बूढ़ा कुछ देर तक रुक गया, फिर एकाएक बोला, कितने भोले थे हम। इसी समय खिड़की के नीचे कुछ कोलाहल हुआ। पकौड़ी वाली बुढ़िया का कर्कश स्वर सुन पड़ा, फिर एक लड़के के रोने की चीख। बुढ़िया ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। वृद्ध एकाएक चौंका। उसने खिड़की के बाहर झांक कर पुकारा, आ बेटा आ, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगा। लेकिन वह लड़का रोता हुआ भाग गया था। बूढ़े की बात सुनकर पकौड़ी वाली बुढ़िया चिल्लाकर बोली, अरे कौन है ये खिलौने वाला? छोकरे को और बिगाड़ रहा है। खिलौने देने चला है, पहले अपने मुंह के दांत तो गिन ले। गली में खड़े हुए सब लड़के, जो अब तक सशंक दृष्टि से बुढ़िया की ओर देख रहे थे, उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। वृद्ध ने उठकर खिड़की बंद कर दी और अंधकार में एक बड़ी लंबी सांस ली। फिर उसने दिया सलाई से एक बहुत छोटा सा दीपक जलाया और एक और आले में रखकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी ओर देखता हुआ बोला, क्यों रे, कल भी तुझे जलाने वाला कोई होगा या नहीं?
क्षण भर वृद्ध ने अपने आप ही सिर हिलाया और तुझमें स्नेह नहीं है कहकर वहां से चला। एक कोने से एक मिट्टी का घड़ा और पीतल का कमंडल लेकर वे कोठरी से बाहर निकल पड़ा। सीढ़ियों से उतरकर वे एक छोटे से आंगन में पहुंचा। यहाँ पर नल के नीचे उसने घड़ा रख दिया और स्वयं के पास के चबूतरे पर बैठकर पानी की बहुत पतली धार की ओर देखने लगा। घड़े में पड़ते हुए पानी की घरर घरर सुनते सुनते उसे अपना नारकीयगत जीवन का कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, प्रतिवाद तक नहीं। प्रबुद्ध होकर भी हमने कोई चेष्टा नहीं की। जिन वस्तुओं से हम सदा वंचित रहे उन्हें अब स्वयं प्राप्त करें या दूसरों को ही दिलाएं। उल्टे हम स्वयं इसी सिद्धांत का प्रचार करने लगे कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं है, कभी कभी संघ और समाज का है। किंतु हमारा सिद्धांत मिथ्या थोड़े ही था। हमारा मन कभी कभी कठोर से कठोर यंत्रणा से निकलकर अदम्य और उदंड भाव से स्वत्व कामना करने लगता है, एक स्वत्व विशेष का। लेकिन इस आंतरिक प्रेरणा का प्रज्वलन विवेक बुद्धि की शीतलता को मिथ्या नहीं करता। शायद वे प्रेरणा बिल्कुल मरीचिका। बूढ़ा फिर एकाएक रुक गया, क्योंकि एक छोटी सी कोई 7-8 वर्ष की बालिका उस घड़े के पास आकर खड़ी हो गई थी और अपनी हथेली नल पर रखकर पानी इधर उधर छिटका रही थी। बूढ़े ने उसे देखकर कहा, छोटी, घड़ा भर लेने दे, फिर मैं ही पानी उड़ाकर दिखाऊंगा। वह बालिका नल से हटकर बूढ़े के पास आकर खड़ी हो गई। बोली, बूढ़े बाबा, तुम्हारा नाम ही गंगाधर है? हाँ हाँ, क्यों? ऐसे ही, पिता कुछ बात कर रहे थे। वृद्ध ने बालिका का हाथ थामते हुए पूछा, क्या क्या बात कर रहे थे? बालिका उसके और पास चली आई और बोली, बाबा, तुम हमारा घर छोड़कर चले जाओगे? वृद्ध ने प्रश्न से समझ लिया कि बालिका गृहस्वामी की लड़की है। उसने उसका नाम बहुत बार पुकारा जाता सुना था, किंतु उसे देखा कभी नहीं था। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, हाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, कल चला जाऊंगा। क्यों गंगाधर, तुम्हें हमारा घर अच्छा नहीं लगा? वृद्ध ने एकाएक जवाब नहीं दिया, फिर टालते हुए बोला, देखो, तुम्हारी शक्ल से तुम्हारा नाम बता सकता हूं। तुम्हारा नाम कनकवल्ली है। क्यों, ठीक है ना? बालिका हंसकर बोली, पिता से सुन लिया होगा। फिर एकाएक गंभीर होकर कहने लगी, तुमने बताया नहीं, तुम्हें हमारा घर अच्छा नहीं लगता? वृद्ध ने उदास होकर कहा, बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम मुंह बनाकर कह रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। वृद्ध ने बालिका का मन रखने के लिए कहा, नहीं नहीं, मैंने मुंह इसलिए बनाया है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं जाना नहीं चाहता। तो फिर क्यों जाते हो? यहीं रहो ना। वृद्ध ने फिर थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कनक, मेरे पास किराया देने को पैसे नहीं है, इसीलिए जाना पड़ेगा। बालिका थोड़ी देर गंभीर मुद्रा से उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, तुम यहीं बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, कहीं जाना मत। कहकर बालिका भाग गई। थोड़ी देर बाद वृद्ध ने देखा, वह लौटी आ रही है। उसकी दोनों बाहों पर, पीठ पर, हाथों में, सिर पर कई तरह के बांस और लकड़ी के खिलौने लगे हुए थे। वृद्ध उसको देखकर मुस्कुराने लगा। वह पास आकर बोली, ये देखो मेरे खिलौने। वृद्ध ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, ये क्यों ले आई? बालिका ने कुछ अप्रतिभ होकर पूछा, क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लगे? वृद्ध बालिका को अपनी ओर खींचते हुए बोला, कनक, ये खिलौने मेरे ही बनाए हुए हैं। कनक ने बड़े विस्मय और अविश्वास के स्वर में कहा, सच? फिर आप ही आप बोली, जानते हो मैं ये सब क्यों लाई हूं? वृद्ध कुछ नहीं बोला।
चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। इन्हें बेच डालो, फिर उन पैसों से घर का किराया दे देना, कहकर कनक ने सब खिलौने गंगाधर के पैरों में डाल दिए। गंगाधर की आंखों में आंसू भर आए। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, कनक, ये खिलौने उठाकर ले जाओ। कनक रुआसी हो गई और गंगाधर के मुख की ओर देखती रही। वृद्ध ने यह देखकर फिर स्नेह के स्वर में कहा, कनक, ये रख आओ, फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी चीज है। कनक ने धीरे धीरे खिलौने उठाए और चली गई। वृद्ध गंगाधर उठा और घड़े को हटाकर कमंडल भरने लगा। जब वे भर गया तब वह दोनों को चबूतरे पर रखकर कनक की प्रतीक्षा करने लगा। कनक आई तो आते ही बोली, क्या दिखाओगे? गंगाधर बोला, मेरे साथ आओ, और घड़ा तथा कमंडल उठाकर अपने कमरे की ओर चला। कनक बोली, कमंडल मुझे दे दो, मैं ले चलती हूँ। और वृद्ध से कमंडल लेकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कभी उसके हाथ से पानी छलक जाता तो हंस पड़ती। गंगाधर ने कमरे में पहुंचकर घड़ा यथास्थान रख दिया। कनक ने कमंडल भी उसके पास रख दिया। गंगाधर बोला, आओ देखो, कहकर दिया उठाकर कमरे के एक कोने में गया। सामने चादर से ढका हुआ एक बड़ा सा ढेर था। उसने चादर उठा ली और फिर बोला, यह देखो कनक। कनक ने देखा। उस ढेर में बांस और लकड़ी के 50 खिलौने रखे हुए थे। हाथी, घोड़े, बंदर, हाथ पैर हिलाने वाले आदमी, गाड़ियां, पक्षी। वह थोड़ी देर के लिए स्तंभित हो गई, फिर बोली, इतनी खिलौने? गंगाधर हंस पड़ा। बालिका ने पूछा, तो फिर इन्हें क्यों नहीं बेच देते? वृद्ध बोला, आजकल लोग विदेशी खिलौने ही मोल लेते हैं, इनकी बिक्री ही नहीं होती, इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया है और अब घर छोड़ रहा हूं। ये सब तुमने बनाए हैं? सब? तुमने सीखा कहाँ? मुझे भी सिखा दो, कैसे अच्छे खिलौने हैं। गंगाधर उदास भाव से बोला, हाँ हाँ, बुरे नहीं हैं। बालिका का मन किसी दिशा में चला गया था। उसने पूछा, गंगाधर, तुम बहुत दिन से हमारे घर में रहते थे? हाँ, मुझे 25 साल हो गए हैं। अरे, तब तो मैं थी ही नहीं। तब तुम्हें घर अच्छा लगता था? गंगाधर उसके इस भोले अहंकार में हंस पड़ा। तुम तब से ही खिलौने बनाते थे? नहीं, पहले मैं लड़कों को पढ़ाया करता था। फिर? लड़कों को पढ़ाने से तो यह काम अच्छा है ना, मैं तो यही करूं। गंगाधर ने एक लंबी सांस ली और चुप हो गया। गंगाधर, तुम तो रोने लगे। नहीं, मैं एक बात याद कर रहा था। सुनो, तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊं? बहुत अजीब है, लेकिन तुम्हें सारी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं? माँ जब कहानी कहती है तो मैं समझ लेती हूँ। बिना किसी प्रेरणा के दोनों फिर खिड़की के चौखट पर बैठ गए और गंगाधर खिड़की खोलते हुए बोला, तो सुनो। गंगाधर धीरे धीरे बिना बालिका की ओर देखे अपनी कहानी कहने लगा। 25 वर्षों में उसे तमिल भाषा का बहुत ज्ञान हो गया था और लड़की से उसने बातचीत तमिल में ही की थी। अब वह अपनी कहानी भी तमिल में कह रहा था, किंतु बीच में कभी कभी जब आवेश में आ जाता तब तमिल छोड़कर एक एक हिंदी बोलने लगता था, और कितनी परिष्कृत परिमार्जित हिंदी। फिर एकाएक चौंक कर पूछता, कनक, तुम क्या समझी? इसके बाद कथा कर्म पुनः चल पड़ता। मैं जब बहुत बच्चा था तब कानपुर में रहता था। वहाँ एक कारखाने में मेरे पिता मजदूरी करते थे और मैं जब 8 साल का हुआ तब मुझे भी उसी कारखाने में लगा दिया गया। मैं सुबह से शाम तक 10-10 घंटे लगातार सूत के गोले बनाया करता था। घुमाते घुमाते हाथ थक जाते थे।
मांसपेशियां जड़ हो जाती थी, पर फिर भी हाथ मशीन की तरह चलते जाते थे। शाम को जब छुट्टी मिलती तब मैं इतना थका हुआ होता था कि उठकर घर भी नहीं जा सकता था। पिता आते और उठाकर ले जाते थे। वे खुद इतने थके होते थे कि मैं अपने को उनकी गोद में देखकर लज्जित हो जाता था, पर करता क्या। गंगाधर ने कनक की ओर देखा। वे सहज सहानुभूति में बोली, तो क्या दिन भर में खेलना नहीं मिलता था? खिलौने? गंगाधर एक विषादपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, वह भी कहता हूं, सुनती जाओ। हमें प्रातःकाल 6 बजे ही काम पर चले जाना पड़ता था, इसीलिए सवेरे तो कुछ खेलना मिलता ही नहीं था। शाम को 6 बजे के करीब मैं घर पहुंचता तो थोड़ी देर तो फटी चटाई पर लेटा रहता। भूख लगती थी तो इतना भी नहीं होता था कि रोकर रोटी मांग लूं। चुपचाप पड़ा हुआ गली हुई छत की ओर देखा करता था कि बरसात में पानी से बचने के लिए कहाँ सोऊंगा। लेकिन जब 7 बजने को होते थे तब नीचे गली में बहुत से लड़कों का क्रीड़ा रव सुनकर मुझसे नहीं रहा जाता था। अपने थके मांदे शरीर को किसी प्रकार में गली में ले जाता और उन लड़कों के खेलों में अपने को भुला देने का प्रयत्न करता था। हमारे पास कोई खिलौने नहीं थे, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे हम अपना कह सकते। जब हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा होता और आधे दिन की छुट्टी मिल जाती थी, तब हम सड़कों के किनारे ही घास में लौटकर, नदी के किनारे की रेत में घर बनाकर और आपस में लड़कर ही अपना मनोरंजन कर लेते थे। और जब ऐसा सुयोग नहीं मिलता था तब सड़कों की धूल में लौटकर, कूड़े के ढेरों में सिगरेट की डिब्बियां निकालकर, किताबों की दुकानों के बाहर से फटे पुराने अखबारों के चित्रों को संकलन करके ही हम अपनी आत्मा की भूख मिटाया करते थे। वृद्ध ने एक बार कनक की ओर ध्यान से देखा और फिर कहने लगा, और जो चीज सबको मिल जाती है, अपने आत्मियों का प्रेम, मुझे वह भी नहीं मिला। पिता को काम से ही छुट्टी नहीं मिलती थी और माता मुझे बोध होने के पहले ही मर गई थी। कनक, तुम्हारे माता है ना? कनक ने कहा। माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। गंगाधर ने ये सुना या नहीं, इसमें संदेह है। उसका ध्यान बहुत दूर कहीं चला गया था। वह तमिल को छोड़कर हिंदी ही गुनगुनाने लग गया था। शायद अपनी बाल्यकालीन स्थिति के कारण, अपनी शिक्षा के दोष या गुण के कारण। मेरी दशा बाद में ऐसी हो गई। संग स्वत्व का प्रचार करते करते कभी मानो पैरों के तले से धरती खिसक जाती है। अपने सब तर्क भूल जाते हैं। अपना आत्मविश्वास जनित संतोष नष्ट हो जाता है। संसार सूना हो जाता है। केवल एक विराट आशंका से, एक भैरव प्रशांति से, एक उद्भ्रांत कामना से आकाश व्याप्त हो उठता है, जिन मनस चेष्टाओं को हम अब तक छिपाते आ रहे हैं। वे एकाएक प्रलयकार वेग से सामने आती है। एक ही आकांक्षा, स्वप्नेच्छा कि इस विशाल विश्व में कम से कम एक वस्तु तो ऐसी हो जिस पर हमारा एकांत स्वत्व हो, जिसे हम अपनी कह सकें। हमारे निस्नेह नीरव हृदयों में कभी कभी जो उथल पुथल मच जाती है। कनक, तुम क्या समझी? कनक हंसकर बोली, तुम बोल रहे थे तो तुम्हारे मुंह पर दिए का प्रकाश बहुत कांपता हुआ मालूम होता था। मैं वही देख रही थी। अब कहानी नहीं सुनाओगे? मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि हमारे पास खिलौने नहीं थे। जब मैं 13 साल का हुआ तब मेरे पिता मर गए। उसके बाद कनक ने गंगाधर के घुटने पर हाथ रखकर कहा, गंगाधर, तुम तो बहुत रोए होंगे। नहीं, रोने का समय नहीं मिला। मेरे पास पैसे नहीं थे। 5 आने रोजी मिलती थी। जब पिता मर गए तब मैंने वह काम छोड़कर आदमी का काम शुरू किया।
काम में हाथ पैर टूटने लगते थे, पर पैसे ज़्यादा मिलते थे, 10 आने रोज। मेरी एक बहन भी थी, मुझसे साल भर छोटी। उसे भी अब कारखाने में काम करना पड़ा। उसे 4 आने रोज मिलते थे, पर वे उसी साल हैजे से मर गई और मैं अकेला रह गया। कनक ने क्षण भर के लिए अपने चिंबुक गंगाधर के घुटनों पर रख दिए। वृद्ध कहने लगा, मैंने फिर वह घर भी छोड़ दिया जिसमें रहता था। उसके बाद कारखाने के बाहर की कहीं छप्पर में सो जाता था और दिन भर में पेट भरने के लिए 2 आने भर खर्च करता था। बाकी पैसा बचा बचा कर मैं एक शिल्पशाला में भर्ती हुआ और 2 साल तक काम सीखता रहा। फिर मैंने मजदूरी छोड़ दी और उसी स्कूल में नौकर हुआ। यहीं मैंने पढ़ाई की और बढ़ती भी पाई। इसी तरह मैं कॉलेज में भर्ती हुआ और मैंने बीए भी पास कर लिया। बीए क्या 14वीं जमात को ही कहते हैं ना? गंगाधर हंसा और बोला, हाँ, मैं तो अभी दूसरी में ही पढ़ती हूँ। गंगाधर फिर हंसा और बोला, इस समय तक मेरे विचारों में बहुत बदली हो गई थी। मैं अब अमीरों से डरता नहीं था, उनसे घृणा करता था। मुझे विश्वास हो गया था कि अपने देश की सरकार और अमीरों से लड़ाई किए बिना मुझ जैसे मजदूरों का कोई भला नहीं होगा। और मैं यह भी समझता था कि गरीबी का एक ही इलाज है कि सब पूंजी संघ को दे दी जाए। संघ जानती हो? नहीं, मतलब यह था कि पूंजी पर, रुपए पैसे पर सबका बराबर बराबर हक हो। एक आदमी दूसरे को भूखा मारकर अमीर ना हो जाए। मैंने ये लड़ाई छेड़ने के लिए और भी आदमी इकट्ठे कर लिए। वे भी मेरी तरह विश्वास रखते थे और मेरी ही तरह गरीबी से उठे हुए थे। गंगाधर फिर हिंदी में कहने लगा, हमारी दीक्षा यही थी कि प्रत्येक को उसकी पात्रता के अनुसार मिले। हमारा प्रयत्न भी यही था कि हर एक को यथोचित दें और हमें इस बात का अभिमान था कि हम अपने अधिकार से अधिक कुछ नहीं मांगते। अब अपनी इस कारातुल्य कोठरी की छोटी परिधि में, एक नीरस और निरानंद शांति में मुझे ये स्पष्ट दिख पड़ता है कि हम में एक बड़ी भारी त्रुटि थी। जीवन में एक स्थान पर आकर हम इस सिद्धांत को भूल जाते थे। इस स्थान पर हमारे लिए ये आशय होता था कि हम किसी के भी द्वितीय हों, चाहे वे संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही क्यों ना हो। वहाँ पर हम सदा प्रथम होना चाहते हैं या फिर होते ही नहीं। हमारा अस्तित्व ही मिट जाता है। फिर एकाएक तमिल में, कनक, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार ना करे, कोई भी ना करे, तो तुम क्या करो? कनक ने प्रश्न पर विस्मित होकर कहा, क्यों ना करे? मैंने कोई बुरा काम किया है? गंगाधर एक फीकी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, तुम्हारी कल्पना के बाहर की बात है। फिर वे अपने अभ्यस्त साधारण स्वर में कहने लगा, 2 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन एकाएक मेरे सब साथी पकड़े गए। पुलिस को मालूम हो चुका था कि हम क्या करना चाहते हैं और हम में से किसी ने पता दिया था कि कौन कौन आदमी है। अकेला मैं ही बचा रहा और मैं भी एक स्थान पर नहीं रह सका। कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र, मैं सब जगह भागा फिरता था कि पुलिस मुझे भी ना पकड़ ले। लेकिन कहीं कोई सहायक नहीं मिलता था। हर जगह झूठ बोलकर, धोखा देकर ही मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता था। बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में ही मेरे सिद्धांत के आदमी थे, मुझे जानते थे और बाहर के लोगों से डरते बसते थे। अगर कभी कोई आश्रय भी दे देता था तो वैसे जैसे किसी बाजारू कुत्ते को एक टुकड़ा डाल देता है। मैं बहुत दिनों से इसी बात का भूखा था जो मुझे नहीं मिलती थी। मैं संसार से अलग होकर नहीं रहना चाहता था। क्यों चाहता? अपना स्थान जो मैंने इतने परिश्रम से प्राप्त किया था, क्यों छोड़ देता? मैं उनमें से नहीं था जो वन्य फूल की तरह अज्ञात, अदृष्ट, नामहीन रहकर ही जीवन व्यतीत करने में संतुष्ट होते हैं।
मैं और कुछ चाहता था। मैंने बहुत कुछ सहा था, स्नेह की कामना करते हुए भी उसके अभाव में प्रसन्न था। घृणा का सामना किया था, पर यह उपेक्षा मैं नहीं कर सका। मैं संसार का प्रतिद्वंद्वी होकर रह लेता, परित्यक्त होकर नहीं रहा जाता था। कनक, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, सुनती हूँ, पर जल्दी जल्दी कहो, नहीं तो पिता मारेंगे। अच्छा। सब ओर से धक्के खाते खाते तंग आ गया, पर हताश नहीं हुआ। मेरे लिए तिरस्कार नई वस्तु नहीं थी। मेरी स्वाभाविक स्थिति यही थी कि मैं समाज की उपेक्षा का, घृणा का, तिरस्कार का पात्र रहूं। अगर कोई मुझसे स्नेह करता तो वही अपवाद होता, अस्वाभाविक और अस्थायी और भ्रांति में। मैंने फिर यही निश्चय किया कि किसी से कुछ आशा नहीं करूंगा। अपने कार्य के अतिरिक्त किसी से कोई संपर्क नहीं रखूंगा। इसीलिए मैं पागलों की तरह अपने आप को अपने काम में खो देने का प्रयत्न करने लगा। मैं रोज ये प्रार्थना किया करता कि मुझ में इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ता हो कि मैं समाज की, मैत्री की, स्नेह की कमी और आवश्यकता की कमी अनुभव ना करूं। प्रत्युत उसकी उपेक्षा करता हुआ उसकी ईर्ष्या का पात्र होकर चला जाऊं। पर यह बात भी नहीं हो सकी। मेरा काम भी तो ऐसा ही था कि नित्य ही लोगों से मिलना पड़ता, उनसे आश्रय मांगना पड़ता, भिक्षा मांगनी पड़ती। मैं स्नेह नहीं मांगता था तो भी यह अपने आप से नहीं छिप सकता था कि उसको पाने का अधिकार होकर भी मैं वंचित हूँ। बहुत दिनों तक मैं भरसक प्रयत्न करता रहा, देखते हुए भी अंधा बना रहा। फिर एक दिन एकाएक मेरी सहनशीलता टूट गई। किस कारण यह नहीं कहूँगा। मैं एकाएक उठा और जिस कोठरी में सोया था उसका किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। बाहर वर्षा हो रही थी। उसकी ठंडी बूंदों से मेरा दिमाग कुछ स्थिर हुआ तो मैं सोचने लगा, कहाँ जाऊं। संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास जाकर मैं किसी अधिकार से कह सकता, मुझे स्थान दो। कनक अपनी बड़ी बड़ी आंखें वृद्ध पर गड़ाकर बोली, क्यों, तुम्हारे कोई सखा नहीं थे? मेरा सखा, मेरे मित्र? कनक, गरीब का दुनिया में कोई सखा नहीं होता। गंगाधर क्षण भर के लिए चुप हो गया, फिर कहने लगा, पहले तो मेरे जी में आया इन सबों को चिढ़ाऊं, गाली दूं, मारूं, इन सब का गला घोट डालूं ताकि सितमित होकर ना रह जाएं। उसी वक्त मैंने अनुभव किया वह केवल जी की जलन है, इसके आगे झुकना नीचता होगी। इसलिए मैंने अपने आप को उस पुराने संसार से अलग कर देने का निश्चय कर लिया। सुन रही हो ना कनक? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं चला आया। इस बात को आज 25 साल हो गए हैं। मेरा असली नाम अनंत था, पर यहाँ आकर मैंने अपना नाम गंगाधर रखा और खिलौने बनाकर बेचने लगा। पहले मेरे खिलौने बहुत चलते थे, पर अब धीरे धीरे उनकी कद्र घट गई है। अब तो जिधर देखो विलायती मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और गुड़ियों की धूम है। इसीलिए मेरा ये हाल हो गया है, पर मेरे पास तो ऐसे ही खिलौने हैं। गंगाधर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हर एक लड़की कनकवल्ली तो नहीं होती। कनक इस सीधी सादी प्रशंसा से प्रसन्न हो गई। बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं और खिलौने भी ले लेती। वृद्ध हंस पड़ा, फिर कहने लगा, अब कहानी समाप्त करता हूँ, तुम घर चली जाना। अब मेरी ये दशा हो गई है कि मैं इस घर का किराया भी नहीं दे सकता, इसीलिए अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? पता नहीं। क्या करोगे? पता नहीं। फिर वापस आओगे? पता नहीं। बालिका हंसने लगी, बोली, कुछ पता भी है? गंगाधर फिर हिंदी में बातें करने लगा। चला तो जाऊंगा, पर वे भूख कहाँ मिटेगी। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब बदलना मेरे लिए संभव नहीं। और फिर मेरी भूख तो नई नहीं है। लाखों वर्षों की संस्कृति
और मनश्चालन से उत्पन्न एक प्रवृत्ति है। पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव हुए करोड़ों वर्ष हो गए और इन करोड़ों वर्षों से बिना किसी बाधा के हमारे हृदयों में व्यक्तिगत स्वत्व का भाव जागृत रखा गया है। और उससे भी पूर्व, जब हमारे पुरखों ने अभी मनुष्यत्व नहीं प्राप्त किया था, तब भी ये स्वत्व भाव पशुओं में था। इन असंख्य वर्षों में जो भाव हमारे मन में घर किए हैं, जिसकी रूढ़ी असंख्य वर्षों से हमारे मन को बांधे हुए है, उसे विवेक के एक क्षण में, एक दिन में, एक वर्ष में, एक समूचे जीवन में भी समूल उखाड़ फेंकना हमारे लिए संभव नहीं। विवेक द्वारा स्वत्व भाव को दबाकर भी हम इस असफुट आकांक्षा के विद्रोह को दबा नहीं सकते। बालिका इतनी देर से चुप बैठी थी, अब बोली, गंगाधर। क्या है कनक? मैं बात नहीं समझी। मैं बीच बीच में अपनी भाषा बोलने लग जाता हूँ। एक बात कहूँ, मानोगे? कहो। हमारा घर छोड़कर मत जाओ। क्यों? और फिर रहूं कैसे? मैं पिताजी से कहूँगी, वे किराया कम कर ले या ना ही ले। तुम खिलौने बनाया करना और बेचा करना, मैं भी मदद करूँगी। बोलो, रहोगे ना? गंगाधर उसके इस आग्रह का सहसा कोई उत्तर ना दे सका। उसने मुंह खिड़की से बाहर कर लिया ताकि कनक उसकी आंखों के आंसू ना देख सके। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही चुप बैठे रहे। फिर गंगाधर बोला, कनक, तुमने आज से पहले मुझे क्यों नहीं कहा? तब शायद। आज से पहले मुझे कभी इधर आना ही नहीं मिला। आज जब पिताजी ने कहा कि तुम चले जाओगे, तो मैं तुम्हें देखने चली आई थी। तुम मुझे क्यों रहने को कहती हो? मुझे तुम्हारे खिलौने और तुम्हारी कहानियां और तुम अच्छे लगते हो। वृद्ध एक लंबी सांस लेकर चुप रहा। थोड़ी देर बाद कनक ने फिर पूछा, गंगाधर, रहोगे ना? कहकर वे अपना कपोल धीरे धीरे वृद्ध के घुटने पर मलने लगी। गंगाधर का हृदय द्रवित हो गया। वह बोला, कनक, पता नहीं अब रह सकूंगा कि नहीं, पर तुम इतना कहती हो तो यत्न करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वायदा करो नहीं जाओगे। वृद्ध चुप रहा। कनक फिर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे? कह दो नहीं जाओगे। अच्छा, जैसे तुम कहो। नहीं, कहो वायदा करता हूँ नहीं जाऊंगा। अच्छा, वायदा करता हूँ नहीं जाऊंगा। लो, अब तुम दौड़कर घर चली जाओ, बहुत देर हो गई है। अच्छा, कल फिर आऊंगी, तुम जाना मत। कहकर बालिका भाग गई। गंगाधर खिड़की की चौखट पर सिर रखकर बैठ गया। उसका दुबला शरीर अंतर्दाह से हिलने लगा। इसी समय उसने दूर पर एक स्त्री का क्रुद्ध स्वर सुना, क्यों री चुड़ैल, कहाँ गई थी? और उसके बाद ही कनक के रोने की आवाज। वे एकाएक उठकर दीपक के पास आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं किस विडंबना में अपने आप को भुला रहा हूँ। 50 वर्ष तक जो नहीं मिल सका, उसके मुंह में आज भी पागल हो रहा हूँ। और आज भी वह कहाँ मिला है? एक बच्चे का अस्थायी चापल्य। अगर कल वह चली गई या विमुख हो गई या भूल ही गई तो? गंगाधर, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी नस नस में जो जीवन की तीक्ष्णता नाच रही है, उसको तुम एक सामान्य और क्षणभंगुर आनंद में कैसे भुला दोगे? तुम्हें चाहिए कि एक अशांति में उपद्रव या कुछ नहीं। हटाओ इस मोहजाल को। गंगाधर ने एक बहुत लंबी सांस लेकर चारों ओर देखा। फिर एक कागज के टुकड़े पर पेंसिल से तमिल अक्षरों में लिखा, मेरे सब खिलौने कनकवल्ली के लिए हैं। और उसे खिलौने के ढेर पर रख दिया। फिर किवाड़ से बाहर एक बार सीढ़ियों की ओर झांक कर देखा। फिर वापस आकर दिए के सामने खड़ा हो गया। गंगाधर एक क्षण दिए की ओर देखता रहा।
फिर फूंक से उसे भी बुझाकर टूटे हुए स्वर में बोला, अब आगे अंधेरा है अनंत। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।